हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा आज का रूप। पिछले वीडियो में हम लोग गुप्त काल के बारे में पढ़ रहे थे। गुप्ता काल में हम लोगों ने कुमार गुप्त तक हम लोगों ने देख लिया था। उसके आगे आज हम लोग देखते हैं। तो देखिए, कुमार गुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था, तो वो था स्कंदगुप्त। कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, तो स्कंदगुप्त। ये 455 ईस्वी में मगध के ये शासन पर गद्दी पर बैठा था और 467 ईस्वी तक ये रहा था। 455 से 467 ईस्वी तक ये रहा था। इसने भी कुछ उपाधियां धारण की थी, जैसे क्रमादित्य, शकादित्य, ये सब क्या थी, इसकी उपाधियां थी। ये सब उपाधि इसने धारण की थी, क्रमादित्य और शकादित्य की। इसी के शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुनों का आक्रमण हुआ था। हुनों का आक्रमण, वैसे तो आक्रमण इसके पहले ही कुमार गुप्त के शासनकाल में हुआ था, लेकिन कुमार गुप्त का जब लास्ट पीरियड चला था उसी समय हुआ था। इसीलिए मुख्य रूप से स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही इसके हुनों का आक्रमण माना जाता है। तो इसी के शासनकाल में हुनों का आक्रमण हुआ था। तो इसने क्या किया था, हुनों पर विजय प्राप्त की थी और अपनी संस्कृति की रक्षा की थी। तो जिसकी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। हुनों का आक्रमण हुआ था, इसकी जानकारी हमें मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, जूनागढ़ अभिलेख। और एक और है भीतरी स्तंभ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख और भीतरी स्तंभ लेख से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है कि हुनों का आक्रमण हुआ था किसके समय में, स्कंदगुप्त के समय में। हुनों को इसमें जूनागढ़ अभिलेख में हुनों के लिए मलेच्छ शब्द का प्रयोग किया गया है। मलेच्छ शब्द का प्रयोग किया गया है किसके लिए, हुनों के लिए, जूनागढ़ अभिलेख में। यहीं पर इसका वर्णन है, ठीक है। हुन शासक, 2-3 शासकों ने आक्रमण किया था। तो पहले किया था खुशनबाज ने, पहला आक्रमण किया था। उसके बाद तोरमान ने किया था, तोरमान ने दूसरा आक्रमण किया था। उसके बाद मिहिरकुल ने किया था। मिहिरकुल, ये 3 थे हुन शासक जिन्होंने स्कंदगुप्त के समय में आक्रमण किया था। इसके आक्रमणों को स्कंदगुप्त ने क्या किया था, विफल किया था और इन पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। उसके बाद जूनागढ़ अभिलेख से हमें ये भी जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त ने जो सुदर्शन झील था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बनवाया गया था, उसका पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार करवाया था। इसका क्या करवाया था, जीर्णोद्धार। जीर्णोद्धार करवाया था इसका, किसका, तो सुदर्शन झील का। सुदर्शन झील का इसने क्या किया था, जीर्णोद्धार करवाया था। किसने, तो स्कंदगुप्त ने करवाया था। प्रशासन की सुविधा को लेकर के जब हुनों का आक्रमण होने लगा तो प्रशासनिक सुविधा को बढ़ाते हुए, देखते हुए इसने अपना जो राजधानी थी वो कहाँ लेके चला गया, तो अपने राजधानी को अयोध्या लेके चला गया। ये अपनी राजधानी को कहाँ स्थापित किया, तो अयोध्या। राजधानी पहले कहाँ थी, तो पहले पाटलिपुत्र राजधानी थी और दूसरी राजधानी उज्जैनी थी। तो इसने क्या किया, प्रशासनिक दृष्टिकोण से, इसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखते हुए अपनी राजधानी को कहाँ लेके चला गया, तो अयोध्या ये अपना राजधानी लेते चला गया। अब देखिए, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं।
सुल्तानगंज में जो भागलपुर के स्थित पास में जो है, भागलपुर में स्थित है सुल्तानगंज। सुल्तानगंज के पास में 2 फीट ऊंची कांसे की एक बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। बुद्ध की कांसे की प्रतिमा, जिसकी लंबाई है 2 फीट। 2 फीट ऊंची एक बुद्ध की कांसे की प्रतिमा हमें प्राप्त हुई है। कहाँ से? तो सुल्तानगंज से, जिसे कि गुप्त कालीन ही माना जाता है कि गुप्तों के शासनकाल में ही इस बुद्ध की प्रतिमा का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। और सुल्तानगंज के पास में ही एक स्थान है अजगैबी नाथ मंदिर। वहाँ का वो मंदिर भी जो है इन्हीं के गुप्त काल के समय का ही माना जाता है। कहलगांव के पास में है एक स्थित गुफा है, उस गुफा को भी माना जाता है कि वो गुफा भी किसके काल में निर्मित हुई है? तो गुप्त काल में। कौन कौन? तो बुद्ध की कांसे की प्रतिमा, अजगैबी नाथ मंदिर, और तीसरा कहलगांव के समीप है गुफाएं, स्थित गुफा है, कहलगांव में गुफा। कहलगांव की गुफाएं, ये तीनों जो है कहाँ है? ये है कहाँ आपको? सुल्तानगंज में। ये भी सुल्तानगंज के पास है, ये कहलगांव में है। ये तीनों जो है आपको कब उनका है? तो गुप्ता पीरियड का है, गुप्त काल के समय की ही ये तीनों निर्मित हैं। ठीक है। गुप्त साम्राज्य का पतन जो है धीरे धीरे 6ठी शताब्दी आते आते गुप्त काल का क्या होने लगा? इसका पतन प्रारंभ हो गया। ये धीरे धीरे पतन होना इसका शुरू हो गया। तो इसका अंतिम जो शासक था, गुप्त काल का अंतिम जो शासक था वो था कौन? तो कुमारगुप्त तृतीय। कुमारगुप्त तृतीय इसका जो है अंतिम शासक था। अंतिम शासक कौन था? तो कुमारगुप्त तृतीय था, गुप्त वंश का अंतिम शासक। अब एक भानुगुप्त का इसी के शासक था, एक भानुगुप्त। भानुगुप्त इसी के वंश का एक शासक था, जिसने एरन अभिलेख, इसके एरन अभिलेख, एरन अभिलेख, इसके एरन अभिलेख से हमें पता चलता है कि सती प्रथा का भी प्रचलन इसके समय में हुआ था। और सबसे पहला जो सती प्रथा का साक्ष्य है वो हमें भानुगुप्त के एरन अभिलेख से ही देखने को मिलता है। क्या है ये? तो सती प्रथा। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य हमें इसी के समय में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से ही हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पर इसके समय में, गुप्त काल के समय में भागवत धर्म या वैष्णव धर्म जिसको हम लोग कहते हैं, ये अपने चरमोत्कर्ष पर था। इसका पूरा विस्तार हो रहा था। भागवत धर्म का विस्तार गुप्त काल के समय में बहुत अधिक हुआ है। ठीक है। इसी के समय में पंचतंत्र की रचना हुई थी। पंचतंत्र, जो इसके लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जो कि गुप्तों के दरबार में ही रहते थे। पंचतंत्र की रचना की विष्णु शर्मा। ये गुप्तों के दरबार में ही, गुप्त काल में ही, इनका भी गुप्त काल के ही थे, गुप्तों के दरबार में ही रहते थे ये भी। ठीक है। प्रसिद्ध खगोलविद जो है और गणित के जो प्रकांड विद्वान थे, कौन? तो आर्यभट्ट और वराहमिहिर। आर्यभट्ट और वराहमिहिर, उनका भी जो है वो भी गुप्तों के समय में ही थे। वो भी, उनका भी जो काल है वो गुप्तों के समय के ही है। आर्यभट्ट और वराहमिहिर, ये दोनों जो हैं ये गुप्तों खगोलविद हैं और गणित के विद्वान हैं। गणित के बड़े विद्वान आर्यभट्ट और
वराहमिहिर, ये दोनों भी गुप्त काल के ही हैं और गुप्त काल में ही, गुप्त शासन में ही ये भी उसके गुप्तों के दरबार में रहते थे। वैसे इनका जो है जन्म पाटलिपुत्रा में हुआ था। ये पाटलिपुत्रा के थे। पाटलिपुत्रा है इनका क्या है, नगर भी था। पाटलिपुत्रा के ही ये दोनों थे भी। ठीक है। गुप्त काल में प्रशासन की जो सबसे बड़ी इकाई थी उसे देश का कहा जाता था, देश। और सबसे छोटी इकाई जो थी उसे कहा जाता था ग्राम। देश का जो प्रमुख होता था उसे कहा जाता था गोप्ता और इसके प्रमुख को ग्रामीणी कहा जाता था, तो ग्रामीणी कहा जाता था। ठीक है। अब इसके समय के गुप्त काल के कुछ और भी शासक हुए गुप्त काल में, तो उनके भी नाम हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे पुरुगुप्त हुए, पुरुगुप्त, पुरुगुप्त के बाद हुए बुद्धगुप्त हुए, बुद्धगुप्त हुए। उसके बाद है नरसिंहगुप्त हुए, नरसिंहगुप्त हुए, भानुगुप्त, भानुगुप्त, विष्णुगुप्त, ये सब क्या हुए, ये सब हैं गुप्त काल के ही अन्य शासक हैं। जो गुप्त काल के जो अंतिम शासक थे कुमारगुप्त तृतीय, उनसे पहले ये सब पुरुषगुप्त, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, भानुगुप्त और विष्णुगुप्त ये सब हुए हैं। ठीक है। तो आगे अब हम लोग, ये हम लोग का लगभग गुप्त काल हम लोग का खत्म हो गया। गुप्त काल में हम लोग को यहाँ इतना ही पढ़ना है। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं परवर्ती गुप्त शासक। इसके आगे अब हम लोग देखते हैं परवर्ती गुप्त शासक। ठीक है। देखिए इनका संबंध कहीं कहीं बताया जाता है कि गुप्त काल से, गुप्त वंश से ही है, लेकिन इसका कोई प्रमाणिक जो है प्रमाण अभी तक, साक्ष्य अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि वो गुप्त वंश के ही अगले पीढ़ी थे। ठीक है। हो सकता है कि उनके संबंधी हों, या हो सकता है उनके मित्र हो, या हो सकता है इनसे उनका कोई संबंध ना भी हो। तो ये परवर्ती गुप्त शासक। ये परवर्ती गुप्त शासक, इनके बारे में भी हम लोग कुछ कुछ जान लेते हैं, ताकि हम लोग को एग्जाम में अगर वैसे इससे ज़्यादा रिलेटेड करके ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी एक दो क्वेश्चन यदि पूछ दे तो इससे नहीं छूटना चाहिए। ठीक है। तो ये 6ठी शताब्दी के आसपास में शाहबाद और गया जिले से जो प्राप्त अभिलेख हमें मिले हैं, उससे हमें इस वंश के बारे में, परवर्ती गुप्त शासकों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इस वंश के जो, इसके जो संस्थापक माना जाता है वो कृष्णगुप्त को माना जाता है। कृष्णगुप्त को संस्थापक माना जाता है। ठीक है। इसके बाद आए हर्षगुप्त, इसके बाद हर्षगुप्त, इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसके बाद आया जीवित गुप्त, जीवित गुप्त। ठीक है। जीवित गुप्त ने क्षितिज चूड़ामणि की उपाधि धारण की। क्षितिज चूड़ामणि की उपाधि धारण की जीवित गुप्त ने। उसके बाद आया कुमारगुप्त द्वितीय। देखिए इसका संबंध गुप्त वंश से है या नहीं, इसका अभी तक कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुआ है कि इनका संबंध गुप्त वंश से था ही। ठीक है। लेकिन ये लोग भी अपने नाम के आगे गुप्त लगाते थे। ठीक है ना। तो कुमारगुप्त द्वितीय, इसने अपने आप को चक्रवर्ती की उपाधि दी, चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण की इसने। अब इसी के समय में एक मौखरी वंश का जो है शासक आक्रमण हुआ था, तो इसने मौखरी वंश के शासकों को क्या किया था, पराजित किया था। मौखरी वंश को पराजित किया था।
किसने? तो कुमारगुप्त ने मौखरी वंश के शासकों को क्या किया था? तो इसने पराजित किया था। इसके बाद आया देवगुप्त। इसके बाद आया देवगुप्त। इसने शशांक के साथ मिलकर, शशांक उस समय में बंगाल में गौड़ वंश का शासक था, शशांक, इसने स्थापना की थी शशांक ने, तो उसके साथ मिलकर के इसने क्या किया? तो इस मौखरी वंश के कई शासकों को पराजित किया। और इसके बाद अगला शासक आता है आदित्य वर्मन। अच्छा, इससे पहले एक बात हम लोग पढ़ लेते हैं, शशांक के बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देवगुप्त ने शशांक से सहायता ली थी, किसको हराने के लिए? तो मौखरी वंश के शासकों को हराने के लिए। शशांक ने बंगाल में गौड़ वंश की स्थापना की थी। शशांक ने, इसने बंगाल के साथ साथ बिहार के कुछ क्षेत्रों को भी अपने अधीन मिला लिया था। बिहार के कुछ क्षेत्रों पर भी इसने अपना शासन किया था। और इसी ने बोध गया में जो बोधि वृक्ष था, उस बोधि वृक्ष को कटवाया था, इसी शशांक ने कटवाया था। अभी जो हम लोग देख रहे हैं बोधि वृक्ष, वो ओरिजिनल नहीं है। तो पहला जो ओरिजिनल जो बोधि वृक्ष था, उसको इसी ने, शशांक ने वहाँ कटवा दिया था, ठीक है। इसके हमें सिक्के, शशांक के जो सिक्के हैं, जो इसने सिक्के चलाए थे, उसके साक्ष्य सिक्के हमें कुछ गया में, रोहतास में, नालंदा में हमें देखने को मिले हैं। शशांक के सिक्के हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। इसके बाद देवगुप्त के बाद आया था आदित्य वर्मन। आदित्य वर्मन, इसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। इसने मगध पर, इससे पहले हर्ष के समय में, हर्ष की मृत्यु के बाद मगध पर में कुछ तिब्बतियों का भी आक्रमण हुआ था। उसने भी इस पर अपना अधिकार जमाना चाहा। तो आदित्य वर्मन ने क्या किया था? तो इसने तिब्बतियों की स्वतंत्रता को वहाँ समाप्त किया, उसकी संप्रभुता को वहाँ से समाप्त किया, उन लोगों को वहाँ से भगाया था। तथा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद इसने पुनः पाटलिपुत्रा पर, यानी मगध पर में क्या किया था? इसने कब्जा किया था। किसने? तो आदित्य वर्मन ने, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसे हम लोग को याद रख लेना है, जिससे कि एग्जाम में कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो जैसे गया में है, गया में विष्णुपद मंदिर है, विष्णुपद मंदिर। इस मंदिर की स्थापना किसने की थी? इस मंदिर को किसने बनाया था? तो अहिल्याबाई ने बनाया था। अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर को बनाया था, विष्णुपद मंदिर को। उसके बाद महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर, ये महाबोधि मंदिर को भी गुप्त काल का ही, संभवतः कुमारगुप्त ने बनवाया था। कुमारगुप्त प्रथम ने इसे बनवाया था, महाबोधि मंदिर को। उसके बाद देव सूर्य मंदिर, देव मंदिर, ये देव मंदिर सूर्य का मंदिर है। यहां देख लीजिए, सूर्य मंदिर लिख देते हैं, देव सूर्य मंदिर कहाँ है? तो ये है औरंगाबाद में। ये कहाँ है? तो औरंगाबाद में है देव सूर्य मंदिर। इसका निर्माण करवाया था भेषवेंद्र सिंह ने। भेषवेंद्र सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करा था। ये चंद्रवंशी शासक थे भेषवेंद्र सिंह। इसने देव सूर्य मंदिर जो औरंगाबाद में, उसका निर्माण करवाया था। उसके बाद हर्षवर्धन के काल में ही ह्वेनसांग, चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है भारत में आया था और नालंदा विश्वविद्यालय में इसने कई वर्षों तक रह करके पढ़ाई की थी। तो वो आया था कब? 635 ईस्वी में। ह्वेनसांग ये आया था 635 ईस्वी में, ये भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आया था, ठीक है। अब गुप्त काल में निर्मित लिखे गए कुछ काव्य हैं, कुछ पुस्तक हैं, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि यदि उसकी पुस्तक से, यदि उसके पुस्तक या उसके लेखकों के नाम में कोई यदि आ जाए
तो उससे हमारा क्वेश्चन ना छूटे। तो गुप्त काल में लिखे गए कुछ पुस्तक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये जो है ये किसकी रचना है? तो ये कालिदास की रचना है। ये किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। उसके बाद है मालविकाग्निमित्र, ये मालविकाग्निमित्र किसकी रचना है? तो ये भी कालिदास की ही रचना है। ठीक है। उसके बाद है विक्रमोर्वशीयम, 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 ये भी किसकी रचना है? तो ये भी कालिदास की ही रचना है। उसके बाद है स्वप्नवासवदत्ता, स्वप्नवासवदत्ता, ये किसकी रचना है? तो ये है भास की रचना, ये थे महाकवि भास। ठीक है। इसके बाद है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाखदत्त। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस। उसके बाद है देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है? तो वो भी विशाखदत्त ही हैं। उसके बाद है मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो ये है शूद्रक, शूद्रक। उसके बाद एक पुस्तक है पंचतंत्र, पंचतंत्र, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा, ये कुछ पुस्तक हैं जो कि आप लोगों को गुप्त काल में लिखे गए हैं, तो जिसके बारे में हमें याद रहना चाहिए। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा? तो कालिदास ने। मालविकाग्निमित्र किसने लिखा? तो कालिदास ने। विक्रमोर्वशीयम किसने लिखा? कालिदास ने। स्वप्नवासवदत्ता किसने लिखा? भास ने। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त, मृच्छकटिकम शूद्रक और पंचतंत्र विष्णु शर्मा। ये जो कुछ पुस्तकें हैं ये गुप्त काल में हम लोग को प्राप्त हुई हैं, गुप्त काल में लिखी गई हैं। तो हम लोग का गुप्ता काल भी हम लोग का समाप्त हो गया है। तो इससे अगला जो है टॉपिक अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इसको इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कैसा लगा आप लोगों को हमारा वीडियो। धन्यवाद।